नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्मॉग टावर और वायु प्रदूषण क्या रिलेशन है? वायु प्रदूषण को लेकर आए दिन दिल्ली में होने वाली जो समस्याएं हैं जो जनित होती हैं, उसके लिए स्मोक टावर कैसे एक सलूशन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्यों लताड़ा है, इन सारी बातों पर डिस्कशन हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। यह वीडियो पूरी तरह से हिंदी भाषा में रहने वाला है। अब मैं डॉक्टर रवि गढ़ी आप सबका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं स्मोक टावर से जुड़ी हुई सारी बातें जो दिल्ली में न्यूज़ में रही हैं। वीडियो पे जाने के पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि गढ़ी है। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। PhD IIT दिल्ली, वर्क विद द DST एज अ साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट। 18 वर्षों से अध्ययन अध्यापन, 1000+ सिलेक्शंस। और एक छोटी सी बुक मेरी आती है जो मैग्रा हिल पब्लिकेशंस में पब्लिश होती है, साइंस, टेक और एनवायरमेंट की। आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं मेरी क्लास के साथ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप सारे वीडियोस के एक्सेस ले सकते हैं और साथ ही साथ इन वीडियोस के PDF ले सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी का जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन जगहों पर आप कनेक्ट हो सकते हैं और मेरा जो पासकोड है रवि UPSC है, जिसको आप यूज़ कर जो भी आप कोर्सेज लेते हैं वहाँ 10% से ज़्यादा आप रिबेट ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं। UPSC की जो एनुअल प्राइजेज़ हैं वो हाइक हो रही हैं और 23 दिसंबर से ये प्राइस हाइक हो रही है, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये प्राइस जो है वो 3000 रुपीज़ जो प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए, अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और 2000 रुपीज़ आपका जो प्लस GS सब्सक्रिप्शन होते हैं वो हाइक हो रहे हैं। ये मेरा कोड है, इस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ये एक UPSC मेगा कॉम्बैट है जो प्रारंभ हो चुका है और इस पे भी आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी में स्मोक टावर को लेते हुए। स्मोक टावर में क्या चर्चा रही है? ओके, किस तरह की बातें हैं जो स्मोक टावर को लेकर यहाँ पर चर्चा का विषय बना है, और जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके समसामयिकी में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अक्सर में अगस्त 2021 में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये एक स्मोक टावर का उद्घाटन करते हैं दिल्ली में। इस तरह की चीज़ें नोएडा में और काफ़ी जगह न्यूज़ में आती हैं। और जनरली इस चीज़ की जो शुरुआत होती है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होती है। मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट लताड़ती है दिल्ली सरकार को, और एक पायलट बेसिस पर, यानी एक छोटे स्तर पर इस चीज़ को लाने की बात होती है, स्मोक टावर को लगाने की बात होती है। स्मोक टावर में एक्चुअल है क्या? स्मोक टावर में जो वायु शोधक तकनीकियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर करीब हज़ारों की संख्या में फ़िल्टर्स लगे होते हैं। यहाँ तकरीबन हज़ारों की संख्या में फ़िल्टर्स लगे होते हैं। इन फ़िल्टरों से होता क्या है? जब हवा इन फ़िल्टरों से होकर गुजरती है तो इन फ़िल्टरों में वो जो पॉल्यूशंस होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूम्र के कण होते हैं, धूल कण होते हैं, जनरली जो हवा में रहते हैं, निलंबित धूल के कण, यानी जिनको हम सस्पेंडेड पार्टिकल कहते हैं, वो उनमें फंसते जाते हैं और काफ़ी हद तक जो वायु में प्रदूषण की मात्रा होती है वो धीरे धीरे वहाँ से कम होती जाती है। इवन अगर बात करें स्मोक टावर के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार इस तरह की चीज़ें हुई हैं। इसके पहले आप नीदरलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया और पोलैंड के शहरों में भी स्मोक टावर का प्रयोग देख सकते हैं। अब बात ये होती है कि स्मोक टावर की कार्यप्रणाली क्या है, स्मोक टावर कैसे कार्य करते हैं। तो स्मोक टावर की कार्यप्रणाली के लिए आप एक स्मोक टावर का पिक्चर जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। असल में स्मोक टावर में होता क्या है, ये इनलेट है जहाँ से जनरली अगल बगल की जो हवा होती है वो स्मोक टावर के अंदर आती है। तो ये इनलेट हो गया जहाँ से हवा आपको अंदर आती हुई दिखती है। आपको मैंने अभी बोला जो स्मोक टावर होता है उसमें नीचे पंखे लगे होते हैं। ये समझिए जैसे ये एग्जॉस्ट फैन होता है ना, एग्जॉस्ट फैन होता है तो ऊपर से हवा को नीचे की तरफ खींचता है, ऊपर की हवा को नीचे की तरफ खींचता है। और नीचे की तरफ यहाँ देखिए आप करीब कई हज़ार की संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ देखिए इस जगह पर और इन जगहों पर फ़िल्टर लगे होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर कंटेंट में भी लिखा हुआ है। 5000 फ़िल्टर जो ऑफिशियली सुनने में आया है कि इसके अंदर लगाए गए हैं। और धीरे धीरे यह हवा जब नीचे की तरफ आती है, अगल बगल की सराउंडिंग हवा जो वातावरण में है वो जब खींचकर इस इनलेट के थ्रू अंदर आती है, तो यहाँ पर लगे हुए जो फ़िल्टर होते हैं उनमें डस्ट के पार्टिकल को अवशोषित कर लेते हैं। ओके, और जब ये फ़ैन होता है, हवा को खींचता है अपनी तरफ, तो हवा बाहर निकलती है। तो ऑलरेडी इन फिल्टर्स में धीरे धीरे जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो अवशोषित होते चले जाते हैं।
इस फ़िल्टर में देखें तो जनरली जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज किए गए फ़िल्टर मीडिया होते हैं और इनसे फ़ायदा क्या होता है, जो बहुत ही छोटे साइज़ के हैं 0.3 से लगभग 10 माइक्रोन के जो छोटे कण हैं, उनको भी अवशोषित कर लिया जाता है। अगर इस टावर की क्रियाविधि देखें तो ऐसा माना जाता है कि प्रति सेकंड लगभग 1000 क्यूबिक मीटर हवा जो होती है वो शुद्ध कर ली जाती है। और जिस तरफ हवा का बहाव होता है, जिसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, हिंदी तरफ जिस तरफ हवा का बहाव होता है उस पूरे एरिया में लगभग 1 किलोमीटर तक के एरिया में ऐसा माना जाता है एक स्मोक टावर काफ़ी हद तक प्रभावशील होता है। तो लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में आपका जो भी हवा है, जो भी वायु है, जो वायु में प्रदूषण, जो छोटे-छोटे कण हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसे आप कहते हैं निलंबित जो कण होते हैं, उनको यह अवशोषित करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो वायु प्रदूषण में अगर मुख्य रूप से बात करें तो वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से एरोसॉल होते हैं। एरोसॉल या इन्हीं को हम पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। एरोसॉल या पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? ऐसे ये एरोसॉल क्या होते हैं? हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, हवा में निलंबित जो होते हैं वो कण होते हैं। ये कण जो होते हैं वो ठोस या तरल के रूप में हो सकते हैं या किसी सॉलिड के रूप में हो सकते हैं या किसी द्रव के रूप में हो सकते हैं जो हवा में सस्पेंड करते हैं, तैरते रहते हैं। ये एरोसोल को जब हम मापते हैं तो एरोसोल को मापने के लिए जनरली जो ठोस या तरल कण है इनको नापने के लिए एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ के द्वारा मापा जाता है। तो इनको मेज़र करने का, मापने का एक तरीका होता है, एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ के माध्यम से मापा जाता है। और इसकी जो इकाई होती है जिस इकाई में हम एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ को मापते हैं उसकी इकाई जो होती है वो माइक्रोग्राम घन मीटर में होती है। यानी कहने का मतलब है प्रति घन मीटर में कितने माइक्रोग्राम जो कण हैं वो अवेलेबल हैं, वही आपका क्या बताता है, वही आपको बताता है एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ की मात्रा। कि हवा में जो एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ है वो कितनी है, ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रति घन मीटर के पूरे जो आयतन है या क्षेत्र है उसमें देखिए कुल कितने माइक्रोग्राम पार्टिकल हैं, जो कि 10 पार्टिकल अवेलेबल है। इसी को बोलते हैं एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ। इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। असल में जो होता है, जो भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो भी कण पदार्थ होते हैं, अगर हम उन कण पदार्थों को देखें तो वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, यानी उनके अलग अलग व्यास होते हैं। और इनका जो पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कण पदार्थों के बारे में, वो एक तरह का नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और ये नकारात्मक प्रभाव जो डालते हैं ये डिपेंड करता है कि उनका व्यास कितना है। ओके, अब देखिए, अगर व्यास 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, मानव के शरीर के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अगर वो 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा के आकार का है, अगर जो पार्टिकुलेट मैटर है, निलंबित जो कण हैं जो हवा में मौजूद हैं, तो वो थोड़े भारी होते हैं। और भारी होने की वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा देर तक हवा में मौजूद नहीं होते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। वो अलग बात है कि इस इंफॉर्मेशन से आपको लिख रहा होगा कि लगभग 1 से 2 दिन में जाकर वो नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर व्यास जो है वो 10 माइक्रोमीटर या उससे कम है तो उसको हम लोग असल में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, या वही PM10 कहा जाता है। ये हवा में थोड़े समय के लिए रुकते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं ये हवा में थोड़े समय के लिए रुकते हैं, उसको PM10 कहा जाता है और ये थोड़ा खतरनाक होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक मानव के लिए जो सीधा खतरनाक होता है वो ऐसे कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। उनको असल में हम क्या कहते हैं, उनको असल में हम रिस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। इसका हिंदी भाषा भी रिस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ही रखिएगा। ओके, और ये होता क्या है मैं आपको बताऊं, ये इतने छोटे होते हैं 2.5, जिनको हम PM2.5 के नाम से जानते हैं, इतने छोटे होते हैं जो श्वसन के माध्यम से आपके शरीर के अंदर आकर आपके शरीर के अंदर जो एल्वेलाइज होते हैं उनको ब्लॉक कर सफोकेशन वगैरह भी देते हैं। और अगर जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनकी डेथ या हार्ट अटैक तक देखी जा सकती है इनकी मदद से। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो स्मोक टावर है वह इन तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं, जो मानव के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, चाहे आप PM10 बोलिए चाहे आप PM2.5 बोलिए, उसको अवशोषित कर उस तरह की मात्रा को हवा से कम कर हमारी जान की सुरक्षा करते हैं। ओके, हमारी जान की सुरक्षा करते हैं। अब बात ये होती है जो वायु प्रदूषक होते हैं, यानी जो वायु में प्रदूषण करते हैं, उनको हम वायु प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषक वास्तविक रूप में आप देखिए तो आप 2 तरह के वायु प्रदूषक स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला जिसको कहते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक और द्वितीय हम कहते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक। प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या होता है? ऐसा वायु प्रदूषक जो सीधा पॉल्यूशन होने के बाद सीधा हवा में आता है। जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी जलाई,
जैसे किसी औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, जैसे किसी ईंधन के जलने के बाद, उसका पेट्रोल डीजल जलने के बाद या कोयला जलने के बाद जो उससे निकलने वाला उत्सर्जन होता है वो सीधा हवा में मौजूद हो जाता है, वायु में मौजूद हो जाता है, वो सीधा प्राथमिक वायु प्रदूषक कहलाता है। द्वितीयक वायु प्रदूषक में क्या होता है कि जब वो प्राथमिक प्रदूषक जब वायु में आते हैं तो वायु में क्या होता है, कुछ अन्य घटक भी मौजूद होते हैं, जैसे वहां की आर्द्रता कितनी है, ओके, जैसे वहां पे फॉग यानी धूम्र कैसा है, ओके, वहां पर जो धुंध है, सॉरी धूम्र नहीं, धुंध है, वो कैसा है, इन सब चीजों के साथ रिएक्ट कर वो किसी और रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं। और आपको लिटरली बताऊं तो द्वितीयक वायु प्रदूषक जो होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं अगर आप प्राथमिक प्रदूषक के अगर साथ कंपैरिजन करें तो। द्वितीयक प्रदूषक का ही एक उदाहरण है जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, जिस पर यूपीएससी में आईएएस के पेपर में 2017 के प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। वहां नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वाला जो ऑप्शन था वो सही था। अब 2017 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेगा, आपको ये चीज वहां पर दिख जाएगी, ओके, आपको ये चीज वहां पर दिख जाएगी, ओके। और आगे बढ़ते हैं, इधर आइएगा। तो मैंने आपको प्राथमिक वायु प्रदूषक और द्वितीयक वायु प्रदूषक के बारे में आपको समझा दिया है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताऊं, जनरली जो बड़े शहर होते हैं, बड़े शहरों में स्मॉग काफी हद तक देखा जाता है। वायु प्रदूषण को स्मॉग कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे वायु प्रदूषण ही स्मॉग होते हैं, लेकिन सामान्यतः बड़े औद्योगिक शहरों में, शहरी क्षेत्रों में जहां पर औद्योगिक इकाइयां होती हैं, इंडस्ट्रीज लगे होते हैं, वहां पर स्मॉग की मात्रा ज्यादा देखी जाती है। स्मॉग होता क्या है? स्मॉग जो होता है वो स्मोक यानी धूम्र और धुंध जो होता है जिसको फॉग कहते हैं, उसके मिश्रित रूप को बोलते हैं। तो स्मोक यानी धूम्र यानी धुआं और फॉग मतलब धुंध, ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? स्मॉग बनाते हैं। स्मॉग वैसे अलग अलग तरह का होता है। अब जिस तरह का धुआं निकल रहा है, अगर धुएं में मान लीजिए SO2 की मात्रा है, अगर धुओं में मान लीजिए NO2 की मात्रा है, ओके, तो SO2 की मात्रा अगर ज्यादा और वो फॉग के साथ मिलता है तो एक तरह का वह सल्फरस स्मॉग हो जाता है, सल्फ्यूरस स्मॉग हो जाता है। इस तरह की स्मॉग पूरी दुनिया में लंदन में ज्यादातर देखा गया, सर्वप्रथम इसके बारे में नोटिस किया गया, इसीलिए इसको सल्फ्यूरस स्मॉग को लंदन प्रकार का स्मॉग भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फोटोकेमिकल स्मॉग होता है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मात्रा होती है, और वो इस तरह का स्मॉग जो हवा में मौजूद देखा गया उसको लॉस एंजल टाइप स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। अब सल्फर स्मॉग को सल्फर स्मॉग क्यों कहते हैं, सल्फोरस? तो सीधा मैंने बोला क्योंकि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता अगर आती है, उसके परिणाम स्वरूप जो सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन होते हैं वो विशेष रूप से, जैसे कोयले वोले के जलने से सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है, ओके, वो जब हवा में आते हैं और हवा में जो मौजूद फॉग वगैरह होता है, उस हवा में फॉग के साथ वो धुआं यानी स्मोक मिलकर क्या करता है? सल्फ्यूरस स्मॉग बनाता है। यानी कहने का सीधा अभिप्राय है, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा कि कोयले के संयंत्र से अर्थात जहां पर कोयला जलता है उस जगह पर, उसे जिसे हम तापीय संयंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्र? तापीय संयंत्र के नाम से जानते हैं। जो तापीय संयंत्र होता है जहां कोयले से विद्युत निर्माण की प्रक्रिया होती है, वहां पर यूपीएससी 2011 में एक प्रश्न पूछा गया कि वहां पर किस तरह के प्रदूषणकारी गैसें, प्रदूषक हैं जो निकलते हैं। वहां पर एक ऑप्शन उन्होंने CO2 दे रखा था, एक ऑप्शन उन्होंने SO2 दे रखा था, एक ऑप्शन उन्होंने नॉक्स दे रखा था। आपको बताऊं, जहां पर भी कोयला जलता है वहां पर CO2, SO2 और नॉक्स तीनों तरह की गैसें निकलती हैं। यहीं पर एक चीज बता दूं कि CO2 और नॉक्स जो होता है मित्र, वो पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग गैस होता है। वहीं पर SO2 की बात करें तो ये वातावरण का तापमान घटा देता है, इसीलिए इसको ग्लोबल कूलिंग गैस भी कहते हैं, ओके। यानी वैश्विक, अगर इसको SO2 की मात्रा को, SO2 की वजह से वैश्विक शीतन होता है, ठीक है, ग्लोबल कूलिंग होती है। और वहीं SO2 बताऊं तो SO2 एक खतरनाक भी है। यही SO2 जब कोयले से निकलता है तो यही SO2 आगे चलकर सल्फ्यूरस स्मॉग का कारण भी बनता है। तो कहा जा रहा है, देखिए, विशेष रूप से जो कोयले के उद्योग हैं, कोयले के उपयोग जहां जहां हो रहे हैं वहां पर उस जगह पर, या पूरी दुनिया में आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो विद्युत निर्माण होता है वो कोयले से ही होता है। अगर दुनिया का विद्युत निर्माण देखें तो लगभग 60% विद्युत निर्माण तापीय संयंत्रों से होता है जहां पर कोयला जलता है। और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी लगभग 58% के आसपास, लगभग, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस 1-2% हमेशा सही रहता है। तो हर साल जब इकोनॉमिक सर्वे आता है, इस तरह का डेटा जो होता है, तथ्य जो होता है, वो आपको अपडेट करना होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया कहने का अभिप्राय क्या है।
फोटोकेमिकल स्मॉग जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है 2017 के आसपास, है ना। यहां पर आपको इस पूरी पीपीटी के डिस्कशन में मैंने आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के करा दिए हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से यूपीएससी पूछता है, चीजों को किस तरह जोड़कर यूपीएससी लाता है, और याद रखिएगा यूपीएससी हर क्वेश्चन में अगर कोई फैक्ट भी देता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। अगर आपके पास लॉजिक होता है तो उससे आप क्वेश्चन को जोड़ सकते हैं। यहां देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग की बात हो रही है, तो फोटो का मतलब प्रकाश हो गया, केमिकल का मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो गया, और धुंध जिसको हम स्मॉग के नाम से जान रहे हैं। असल में होता क्या है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जरा देखिएगा। यहां पर देखिए आपको एक शिप दिख सकती है, पानी वाला जहाज। यहां पर आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहां पर एक गाड़ी दिख सकती है, यहां पर एक पौधा दिख सकता है ना। यहां पर आपको कुछ इंडस्ट्री दिख सकती है, यहां पर आपको ज्वालामुखी दिख सकता है। तो कुछ नेचुरल और कुछ एंथ्रोपोजेनिक, तो कुछ प्राकृतिक कारण और कुछ मानव जनित कारण आपको दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरह के प्रदूषक जो है प्राइमरी प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक के रूप में वातावरण में निकलते हैं। यही प्राथमिक प्रदूषण इधर देखिए, जब सूर्य के प्रकाश के साथ रिएक्शन होता है तो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्राइड बनाता है, जिसको पान कहते हैं। और ये जो पैन या पान जो होता है, ये बताऊं द्वितीयक पॉल्यूटेंट होता है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इवन आपको बताऊं, जो यहां आप ओजोन देख रहे हैं ना, जिसको हम द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जाने हैं, द्वितीयक प्रदूषक के 2 उदाहरण हैं जो आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, एक तो आपको ओजोन, एक तो पैरासिलेस्टिल नाइट्राइड दिख रहा है। ये देखिए यहां पर एरोप्लेन का पिक्चर भी दिख रहा है। जब एरोप्लेन का फ्यूल जलता है तब भी वहां वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो वोलेटाइल होते हैं, हवा में घुलते हैं। इस तरह के देखिए जीवाश्म ईंधन वगैरह जो गाड़ियों में, जो वायुयान वगैरह में, एरोप्लेन में जो फ्यूल जलता है, ईंधन जलता है, उसके बाद इस तरह की चीजें निकलती हैं। पता है, ये जो ओजोन है, आपको बताऊं, ये ओजोन जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है। आप सब सुनते होंगे कि ओजोन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बता रहा हूं ओजोन हमारे लिए बहुत खतरनाक भी है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का ओजोन कहां निकल रहा है। देखिए असल में होता क्या है कि जो ओजोन होता है वो नीचे अगर क्षोभ मंडल में है, नीचे क्षोभ मंडल में है, ठीक है, तो ये ओजोन क्षोभ मंडलीय जो ओजोन होता है वो बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि ये क्षोभ मंडलीय ओजोन आपको बताऊं तो एक तरह का द्वितीयक प्रदूषक भी होता है। क्या होता है मित्र? ये द्वितीयक प्रदूषक भी होता है। और द्वितीयक प्रदूषक जो होता है आप लोग समझते हैं ये ज्यादा खतरनाक है इन कंपैरिजन टू प्राथमिक प्रदूषक, जो मैंने अभी आपको बोला था। ठीक है, और वहीं ऊपर जो समताप मंडल में जो ओजोन होता है, कहां पर होता है? जो समताप मंडल में ओजोन होता है, वहां पर जो ओजोन होता है वो जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं, आपको बताऊंगा किसी वीडियो में बताऊंगा। पराबैंगनी ए, पराबैंगनी बी, पराबैंगनी सी, ये तीनों जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इसमें कुछ ऐसे पराबैंगनी किरणें होती हैं जो बहुत ही खतरनाक होती हैं। सी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, बी उससे कम होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो बहुत खतरनाक इस तरह की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनमें अल्ट्रावायलेट बी वगैरह को काफी हद तक रोककर नीचे जनजीवन की सुरक्षा करता है, जिससे विकिरण का प्रभाव मानव और पौधों पर कम होने पाता है। तो वही मैं कह रहा हूं, जो क्षोभ वाला ओजोन है, जो क्षोभ मंडल वाला ओजोन है, जैसे नॉक्सेस है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में मिलते हैं तो ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का निर्माण करते हैं, यानी क्षोभ मंडलीय ओजोन का निर्माण करते हैं, जो दमघोटू होते हैं, जानलेवा होते हैं। और वहीं समताप मंडल वाले जो ओजोन होते हैं, वो कभी ओजोन के प्रक्रिया में बताऊंगा, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, हार्मफुल पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी की तरफ आने से रोकती हैं। अब एक बात और मैं बताता हूं, अगर हम सौर विकिरण की बात करें तो सौर विकिरण की अगर हम इंटेंसिटी देखें, तीव्रता देखें, ठीक है, तो अगर सौर विकिरण की तीव्रता अधिक है तो उस तरह की हवा को, उस तरह की वायु को ब्राउन एयर या भूरी हवा कहा जाता है, भूरी वायु बोला जाता है। और अगर सौर विकिरण की तीव्रता कम है, ओके, सौर विकिरण की तीव्रता कम है तो उसे ग्रे एयर या धूसर वायु बोला जाता है। अब आप पूछिएगा कि सर सौर विकिरण की तीव्रता कब बढ़ती और घटती है? बहुत ही सिंपल है, आप हमको एक बात बताइए। जब दीपावली के बाद का आप सिनेरियो देखिए, दिल्ली में क्या हालत होता है। बढ़िया अच्छा खासा एरोसॉल जो पार्टिकल होता है वो ऊपर सस्पेंड हो जाता है, ओके, निलंबित रहता है, मौजूद रहता है। उस समय जब सूर्य की किरणें नीचे आती हैं तो उसकी तीव्रता क्या होती है? कम हो जाती है। उस समय की वायु को आप क्या बोलेंगे? ग्रे एयर यानी धूसर वायु बोलेंगे। वहीं पर जब आसमान क्लियर होता है तो सौर विकिरण अधिक से अधिक आती है, तो उस समय की कंडीशन में वायु को क्या बोलेंगे? भूरी वायु यानी ब्राउन एयर बोलेंगे। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया, ध्यान रखिएगा। ओके, इंटेंसिटी, अगर धूम्र ज्यादा है, अगर डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, धूम्र के कण ज्यादा है, तो आप कॉमन सेंस है, वो डेंसिटी जो होगी, वो घनत्व जो होगा, सूर्य की जो विकिरण नीचे आ रही होगी उसको रोकने की कोशिश करेगा। और नीचे जब सूर्य की विकिरण की तीव्रता कम हो जाएगी, उस जगह की वायु को हम जनरली क्या बोलेंगे? धूसर वायु या ग्रे एयर के नाम से जानेंगे। तो जो लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं, इससे ध्यान रखना मित्र।
अब यहाँ देखिए कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, सूचक हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है PM 2.5, PM 10, अभी मैंने 2.5 और 10 के बारे में आपको बताया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और सीसा, ये मुख्य पॉल्यूशन है, प्रदूषक हैं जिनको वायुमंडल में चेक करने की आवश्यकता होती है। आपको बताऊं कि ये सारे के सारे जो प्रदूषक हैं, ओके, इनको हर 24 घंटे के अंतराल पे मेजर किया जाता है, सिर्फ दो को छोड़कर, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक ओजोन को, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन ज़्यादा खतरनाक है, इसको हर 8 घंटे के अंतराल पे चेक किया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन को छोड़कर सभी गैसें 24 घंटे के अंतराल पर मापी जाती हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन को 8 घंटे के अंतराल पर मापना जरूरी होता है। आपको बताऊं, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक है मित्र, बहुत ही खतरनाक है। पता है क्या होता है, यही कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से मिल गया तो यही बना लेता है मित्र कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, यह हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की बाइंडिंग एबिलिटी जो होती है, ऑक्सीजन को जो जोड़ने की क्षमता हो, ये कम कर लेती है और हमारा सफोकेशन हो जाता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है, और वही कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहलाता है, और ये बहुत ही खतरनाक है। इवन मैं आपको बताऊं, ध्यान रखिएगा, जब हम लोग गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, है ना, जब हम लोग गाड़ियों का प्रयोग करते हैं तो गाड़ियों में जब गाड़ी आपकी धीरे धीरे चल रही होती है, उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकल रहा होता है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही होती है कि सीधा मतलब होता है कि गाड़ी का जो फ्यूल है वो धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि पिताजी जो है वो एक्सीलेटर धीरे धीरे ले रहे हैं। धीरे धीरे एक्सीलेटर लेने का मतलब होता है कि ईंधन धीरे धीरे जल रहा है। सोचिए, उसी ईंधन को धीरे धीरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। वही गाड़ी का ईंधन थोड़ा तेज चलने लगे, अगर भीड़ भाड़ खत्म हो जाए, गाड़ी थोड़ा प्लेन एरिया में चलने लगे, तो वही ईंधन पिताजी एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। और जब पिताजी एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं तो आप खुद देखिए, उस समय जो ईंधन होता है उसके जलने की मात्रा थोड़ी अच्छी हो जाती है, और वहीं पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो CO2 हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जब कभी भीड़ भाड़ के क्षेत्र में हो तो ध्यान रखिए, आप जब भी भीड़ भाड़ के क्षेत्र में हो तो दरवाजा बंद कर लीजिए, क्योंकि उस समय अगल बगल कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। अगर आपकी कार के अंदर, गाड़ी के अंदर अगर कोई बच्चा है और कोई दादाजी टाइप के लोग हैं, वो कोई बुजुर्ग हैं, तो ध्यान रखिए उनकी हेल्थ के लिए वो ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ देखिए, आपको मैं बताऊं, एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो मेजर किया जाता है। इस एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में एक्चुअल में इन्हीं गैसों को ज़्यादातर मेजर किया जाता है, इन्हीं के स्तर को, और इन्हीं गैसों के स्तर को मेजर करने के बाद एक एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया जाता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में वैल्यू ये आती है जो स्क्रीन पर लिखी हुई है, तो ये अलग अलग कैटेगरी है। अगर 0 से 50 के बीच AQI का वैल्यू आता है, मतलब हवा बहुत ही बढ़िया है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ एक ऐप की तरफ, और आप सबसे गुजारिश है कि आप सारे के सारे विद्यार्थी सफ़र ऐप को मेरे सामने खोलें, जैसे मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ही ज़रूरी है, हर व्यक्ति ठीक है, हर विद्यार्थी है ना, मेरे सामने सफ़र ऐप को खोलेगा, क्योंकि मैं आपको सफ़र ऐप को खोलकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो मित्र, यहाँ मेरे पास सफ़र ऐप है, आप देखो स्क्रीन पर, ये देखिए मैंने सफ़र ऐप को खोल दिया है। अब आप सफ़र ऐप को आसानी से देख सकते हैं। जैसे ही मैंने सफ़र ऐप खोला है, ऊपर लिखा हुआ है कि सफ़र इंडिया एयर क्वालिटी सर्विस है, जो आज जो भी डेट है उसके हिसाब से लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इस ऐप को मैनेज कौन कर रहा है? जो पृथ्वी विज्ञान है, ओके, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको मैनेज कर रहा है। देखिए इसमें देखिएगा, अभी इस पर अगर जाइए तो यहाँ पर बहुत सारे एरियाज हैं, लोकेलिटी आ रहा है। अब देखिए मेरे सामने, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इस लोकेलिटी में कहीं दिल्ली लिखा हुआ है, और दिल्ली में और देखिए, है ना, दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद लिखा हुआ। मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली को क्लिक कर दिया, और दिल्ली को क्लिक करने के बाद मैं रहता हूँ एक्चुअल में नोएडा में, ठीक है, तो मैं करता हूँ मित्र नोएडा को क्लिक, ठीक है, ये देखिए नोएडा को क्लिक कर दिया। अब देखिए कुछ वैल्यू बढ़ रहा होगा स्क्रीन पे, धड़ धड़, देखिए धड़ धड़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये तो धड़ धड़ बढ़, देखिए हिंदी में इस तरह के वर्ड का प्रयोग जरूर होता है। आज 315 AQI मिल रहा है। अब एक बात बताओ मित्र, 315
315 AQI कहाँ है, इस लेवल पे है। आप देखिए स्क्रीन, देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ, 315 ये है कि नहीं है। 301 से 400 के बीच में आज नोएडा का है। इसका मतलब यहाँ पर आज प्रदूषण की समस्या जो है बहुत गंदी है। यहाँ पर जो हवा की क्वालिटी है बहुत गंदी है, और ये अलग अलग कलर के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। और देखिए यहाँ पे भी इसको अलग अलग कलर के फॉर्म में समझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए इससे कई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। पता है ये सफ़र एक लाया कब गया था? जब 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे। उस समय वायु गुणवत्ता को चेक करने के लिए हर मोमेंट ऑफ टाइम अगर आप वायु गुणवत्ता को चेक करना चाहते हैं तो आप सफर ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कारण था 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के समय लाया गया। ओके, और यही देखिए उसी बेसिस पर हम लोग आज अभी मैंने आपको सफर ऐप से एयर क्वालिटी इंडेक्स समझाने की कोशिश की, और अगर वैल्यू पर अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके सामने लिखी गई है। और दूसरा किन किन गैसों को मेजर करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये पूरा का पूरा भी एक कंसेप्ट है। आपको पता है 2014-15 के आसपास एक क्वेश्चन फिर पूछा गया। वहां पूछा गया कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है कि आप पेपर नहीं देखते हैं, है ना। और मेरे साथ क्या है कि मैं आपको पेपर खूब दिखाता हूं, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक पे आपको यूपीएससी के पिछले 10 साल के 4 क्वेश्चन दिखा रहा हूं। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सी गैस मेजर नहीं की जाती है, ठीक है। यहां देखिए पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लिख रहा है इसमें कौन सी गैस मेजर नहीं की जाती है। आपके पेपर वहां पर मीथेन था, आपके पेपर वहां पर CO2 था, जो गलत था। अब आप खुद देखिए क्वेश्चन यहां पर आपको जो गैस लिखी है वो लिखा हुआ है, और जो नहीं है वो पूछा गया था। तो इसके अलावा मित्र जो भी गैस नहीं लिखा था, ये एक क्वेश्चन आपके पेपर 2014-15 में भी आ गया है कि नहीं। तो मतलब एक ही चीज को घुमा फिरा के यूपीएससी 3 बार पूछ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सारे क्वेश्चन कर जाइए। अब देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के रूप में वायु प्रदूषण कहाँ स्टैंड करता है। एक आर्टिकल है जो न्यूज़पेपर का, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस आर्टिकल में क्या न्यूज़ में आया है? इस आर्टिकल में न्यूज़ में आया है लगभग 1.2 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है मित्र 10 लाख। तो लगभग 12 लाख बच्चे प्री मैच्योर जो होते हैं वो अनसेफ एयर की वजह से भारत में मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा रिपोर्ट देखिए 6,73,100 यानी 1 और 2 शून्य, 6,73,001 और 2 शून्य, इतने जो मृत्यु हैं भारत में इसलिए हो गए कि जो एक्सपोजर टू आउटडोर PM 2.5 है उसकी वजह से हो गया। यानी बाहर जो प्रदूषण हुआ 2017 में वो PM 2.5 की वजह से लगभग 6,73,100 यानी अंत में 2 शून्य। तो 2 जो शून्य है इतने व्यक्ति जो हैं मर गए हैं 2017 में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मदद से, सोचिए। और वहीं पर 4,81,700 यानी 7 के बाद यहाँ पर 2 शून्य, ये जो 2 शून्य है यहाँ पर मृत्यु हो गई एक्सप्रेसर जो हाउस होल्ड के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है घर के अंदर 2017। अब खुद देखिए ये आपात स्थिति है कि नहीं है, बिल्कुल आपात स्थिति है। और मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको क्या बोला? मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला देख लो क्या हुआ है। सीधा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा तुम कर क्या रहे हो तुम लोग, है कि नहीं। और उसकी पूरी की पूरी जो विशेषता, उसकी पूरी की जो बात है वहीं से स्मोक टावर की मैंने शुरुआत की है। तो दिल्ली किस तरह का है आप खुद समझ सकते हैं। और दिल्ली तो रिकॉर्ड ऐसा बनाता है कि भारत में छोड़िए विश्व में भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला सिटी में दिल्ली नंबर 1 पर आता है। किसी अच्छी चीज़ में आता तो कितनी अच्छी बात थी। प्रदूषण, अब देखिए प्रदूषण आपको मैं खुद बताता हूँ किसी एक व्यक्ति विशेष से कंट्रोल नहीं होगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कहने से कि आप मत कीजिए, हमको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखिए दिल्ली में प्रदूषण क्यों है, हम उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करते हैं। आप सबको पता है दिल्ली के अगल बगल के जो राज्य हैं जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर पराली जलाई जाती है। पराली जिसको अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में स्टबल बर्निंग कहते हैं। सर्दियों के दिन में, है ना, इन क्षेत्रों में पराली जलाई जाती ज़्यादातर। और वहीं पर सर्दियों में क्या होता है, पूरी तरह से ये सारे स्टेट जो होते हैं दिल्ली के अगल बगल हैं, तो पूरा दिल्ली में उस धुएं का मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, स्टबल बर्निंग क्यों लोग करते हैं, पराली क्यों जलाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है पता है। आपने सीजन, एक ऋतु का पौधा लगा दिया, अब पता चला तब तक दूसरे एक ऋतु का पौधा लगाने के बाद उसकी कटैया का समय आ गया। जब तक एक की कटैया का समझ में आया तब तक दूसरे की बोवैया का समय आ जाता है। इधर पता चलता है एक की कटैया के बाद दूसरी की बोवैया के बीच में
ओके, अब देखिएगा मैं थोड़ा शुद्ध हिंदी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा गांव के एरिया से हूँ तो मैं कटैया बोवैया समझता हूँ। तो जब इसको आप काट रहे हैं और इसको जब आप बो रहे हैं तो इन दोनों के बीच में अंतर बहुत कम होता है समय का। तो अंतर जब कम होता है कटैया और बवैया के बीच में, तो असल में यहाँ पर किसान क्या सोचता है, इतना टाइम तो है नहीं कि हम इन पौधों को काटें, ले जाएं, कहीं हटावें, उसको हम कहीं दफनावें। तो बेटर है भैया आग लगा दो। आग लगाने से क्या फ़ायदा हो जाता है? आग लगाने से क्या फ़ायदा हो जाता है मित्र, कि पूरा का पूरा पौधा जो होता है तुरंत ही उस मिट्टी से उस ज़मीन में जहाँ लगा होता है पौधा खत्म हो जाता है। और 1% मान लो कोई कीड़े वीड़े हैं जिसको आप कीट बोलते हैं, है ना, इंसेक्ट्स, पेस्ट, ये सब चीज़ों की बात करते हैं, तुरंत वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन लगे धरे होता क्या है, अगल बगल के क्षेत्रों में आप जल्दी लैंड को फ्री करके और दूसरा पौधा लगाने के लिए तो आपने ये काम कर लिया मित्र, लेकिन आपने दिल्ली को परेशान कर दिया, दिल्ली को पूरी तरह से परेशान कर दिया। और इधर विंटर का टाइम होता है, ये जो धूम्र तो निकल रहा होता है, वो जो फॉग होता है उसके साथ मिलकर बढ़िया वाला स्मॉग बन जाता है। और ये बढ़िया वाला स्मॉग जो होता है अच्छा खासा दमघोटू होता है। वहीं दिल्ली की स्थिति की बात करें, एक तो दिल्ली में प्रदूषण का कारण ये हुआ, दूसरा वहीं पर देखो लैंडलॉक इंडो गैंगेटिक प्लेन में स्थित है, यानी दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है। देश के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी भागों में जो मतलब आपको मैं बता रहा हूं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो आपको दिल्ली में देखने को मिल जाती है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में आप आए दिन देखिए कुछ ना कुछ निर्माण कार्य हो ही रहा होता है, कुछ ना कुछ ब्रिज बन रहा है, कुछ ना कुछ सड़क बन रहा है, कुछ ना कुछ बिल्डिंग बन रहा है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। तो इन सारे निर्माण कार्यों में होता क्या है मित्र, इन सारे निर्माण कार्यों में असल में बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, और वहीं पर जो धूल उल के कण होते हैं हवा में सस्पेंड करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं एक प्रदूषण का कारण होता है। तो जब दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, जो दिल्ली सरकार होती वो भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन कार्यों को कुछ समय के लिए रोक देती है। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि दिवाली है ना, तो लोग क्या करेंगे, पटाखे जरूर जलाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा यहां पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, लेकिन बड़ी मात्रा में फिलहाल अब तो हम आपको बताएं कि अब पिछले 1-2 सालों से लोग जागरूक हुए हैं और इन चीज़ों को समझने लगे हैं। तो ये मैंने आपको कारण बताया दिल्ली में प्रदूषण के कारण क्या क्या है। अब यहीं पर लगे हाथों हम ये बात कर लें कि भाई भारत में स्पेशली, है ना, स्पेशली भारत में किस तरह के पहल किए गए हैं, स्पेशली भारत में किस तरह के पहल किएगा, और ये जानना बहुत जरूरी है किस तरह के पहल किएगा। जरा देखिएगा किस तरह के पहल किएगा। देखिए, एक तो 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिएगा, वहीं पर देखिए कृषि वैज्ञानिकों ने धान की कुछ ऐसी क्या लाए हैं, वेराइटीज लाए हैं। असल में इससे फायदा क्या हो जाता है धान की वेराइटी से, सुनिएगा, कि वो अल्प समय वाली है, यानी एक पौधे की कटैया और दूसरे पौधे की बवैया के बीच में ज्यादा समय मिल जाता है, पौधा जल्दी हो जाता है, तो पौधे को हटाने के लिए समय मिल जाता है, तो जलाने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पर देख सकते हैं पूसा 121 और पूसा 126, ये कुछ ऐसी वेराइटी जो धान की बनाई गई हैं। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है कि लिथियम एंटीमनी पारा आर्सेनिक, जिसको हम लामल के नाम से जानते हैं, इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और भारत सरकार ने किसानों को पराली जलाने को कम करने के लगभग 34,000 उपकरण प्रदान किए हैं। इतनी संख्या में उपकरण प्रदान किए हैं, जिनमें हैप्पी सीडर, स्ट्रा चॉपर्स, इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, कुछ नाम मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए ला दिए हैं। 2018 में जाकर भारत में वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए स्वच्छ वायु पहल, क्लीन एयर इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। और पता है इसमें क्या कहा गया, यहां तक बोला गया कि जो आप पराली जला रहे हैं, जो आप स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, अरे मित्र, उस बायोमास से, उस जैवमास से आप गत्ता काहे नहीं बना लेते हैं, और गत्ता बन जाएगा तो गत्ता जो है उसको जलाने की जगह उसका उपयोग हो जाएगा, किसी वस्तु के रूप में हो जाएगा। और दूसरी तरफ 2019 में जाकर आप स्क्रीन पे सबसे नीचे देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लाया गया। ओके, अब यहां हम लोग लास्ट बात करते हैं वायु शोधक पर। यहां हम लोग लास्ट बात करेंगे वायु शोधक पर। अब देखिए, वायु को शोधन करने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है। और हम भी जो इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, जो इसका मेन हेडिंग है, जिसके अगल बगल जाते हुए हम प्रदूषण और पराली कहाँ कहाँ पहुँच गए, वो असल में वो भी एक कहीं ना कहीं एक वायु शोधक उपक्रम ही था, एक डिवाइस ही था, जिसका नाम क्या था मित्र, स्मोक टावर। वायु शोधक की अगर हम बात करें, देखिएगा वायु शोधक में तो वायु का छोटे पैमाने पर शोधन जो करने के लिए, उसके लिए अरेस्टर होता है, स्क्रबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल जो प्यूरिफिकेशन होते हैं उसके लिए का प्रयोग में लाए जाते हैं।
अगर मान लीजिए घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर आप लोग अक्सर सुनते होंगे कुछ ऐसे पौधे, इन पौधों को लगाइए, ये वायु को शुद्ध कर देते हैं, जैसे अरीका पाम, स्नेक प्लांट और मनी प्लांट तो हमारे ख्याल से सबके घर में लगा मिलेगा। सुंदरता भी आ जाती है और साथ ही साथ आपके कमरे के अंदर जो प्रदूषण की मात्रा है वो भी काफी हद तक समाप्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वायु का बड़े पैमाने पर शोधन करना है तो कुछ बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा। सुपर ट्री की बात होगी, वायु की बात हो, वायु एक इंस्ट्रूमेंट है जो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी यानी नागपुर और कुछ सीएसआईआर की मदद से बना है। पता है, जब मैं नोएडा से दिल्ली की तरफ आता हूं, रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता हूं, तो आईटीओ के पास वायु इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। अगर आप में से कोई मित्र मुझे सुन रहे हैं और वो दिल्ली के हैं तो आईटीओ के पास जाना, वायु आपको मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट है। किसी एक वीडियो में मैं आपको वायु के बारे में भी जरूर बताऊंगा। और स्मोक टावर तो हम आपको बता ही रहे हैं कि अगर स्मोक टावर कहीं पर लगा है तो कितनी ज्यादा मात्रा में 1 किलोमीटर तक का एरिया अगर जिधर से की तरफ से हवा आ रहा है वो कहीं ना कहीं स्मोक टावर से प्रभावित हो सकता है और अगल बगल के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निदान दिलाने के लिए एक अच्छा उपक्रम साबित होगा। अब यहां पर मैं आपको लास्ट में बता दूं कि अनअकैडमी आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी देता है, जिसको इनरोल करने के लिए आप इनमें से कोई भी कोर्स ले सकते हैं, किसी भी तरह का फ्री टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज आपको देना बहुत जरूरी है क्योंकि यू मस्ट आपको अपने आप की इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। कोड आपको पता ही है, मेरा नाम रवि है और मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट पढ़ाता हूं और यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूं, तो रवि यूपीएससी इज द कोड, आप अपना छूट ले लीजिएगा। ये कोर्सेस है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और एनवायरमेंट का प्रारंभ हो रहा है और मेरी क्लासेस अब सुनने के लिए आप 21 दिसंबर से गांठ बांध लीजिए, मेरे साथ बैठ जाइए और अब आप साइंस टेक मेरे साथ पूरी समाप्त कर लीजिए। आज तक आप मुझे फेस टू फेस में सुनते थे, अब आप मुझे अनअकैडमी में लाइव सुन सकते हैं। हर 3 क्लास के बाद चौथा जो लेक्चर होगा वो मैंने हिसाब से प्लान किया है, वो डिस्कशन का होगा और हर क्लासेस में 2 आवर्स के हिसाब से ले रहा हूं। ओके, इस हिसाब से मैंने पूरी क्लास अरेंज कर दी है। 22 क्लासेस शेड्यूल हो गई हैं जो 21 दिसंबर से हो रही हैं। काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा है कि सर 22वीं की क्लास 22 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। नहीं मित्र, साइंस टेक करने में कम से कम 75-80 घंटे मिनिमम लग जाता है। ठीक है, अब वो आपकी क्षमता के हिसाब से, मेरे पढ़ाने के हिसाब से हम देखेंगे, उस हिसाब से उसको बात करेंगे। ओके, और इसको इनरोल करने के लिए रवि यूपीएससी जरूर यूज कीजिए और अपना फायदा लीजिए। फाइन, तो 21 दिसंबर से आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साइंस टेक की पूरी क्लासेस शुरू से लेके लास्ट तक, ओके, शुरू से लेके लास्ट तक। बाकी मेरी पुस्तक आप पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है, आप चुपचाप बैठ जाइए और चीज़ों को समझते चले जाइए। उसके बाद आपको साइंस टेक में किसी भी तरह की कुछ और एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। समसामयिकी भी मैं इसके साथ हर टॉपिक्स के साथ जोड़ता हुआ पढ़ाता चला जाता हूँ। ये लास्ट में आपको बता दूं, यूपीएससी सीएससी के बैचेस हैं। पहला बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दूसरा 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही प्रखर अध्यापक हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर अध्यापक हैं, काफ़ी अनुभवी अध्यापक हैं। ओके, इनसे आप अपनी शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं। ये आपको अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। इवन मैं आपसे जरूर बोलूँगा मित्र, अगर आप लिटरली कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हम आपको अंदर की बात बताते हैं। फिलहाल अब तो ऊपर हो गया क्योंकि वीडियो में बोल रहा हूं कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, इसमें आपको मेंटोर भी मिल जाता है, वो आपको वॉच करता है, वो देखिए लिखा है लाइव मेंटरिंग होती है, आपको वहाँ स्टडी प्लानर मिल जाता है, मेंस में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी हो जाती है और प्लस आपको बताऊँ तो जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग सब चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी मदद मिल जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच हुआ है मित्र, सबको हुआ है कोविड के टाइम में, तो यहाँ पर आपको 0% EMI वगैरह की सुविधा भी मिलती है। और ये है आप पे कोर्सेज जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 12 मंथ और के हिसाब से प्लस के कोर्सेज आइकॉनिक। ये आइकॉनिक कोर्स है दोस्त, आई थोड़ा छुप गया है रवि यूपीएससी के अंदर। यही कोर्स है जो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बढ़िया लीजिए, है ना, 4 पैसा 5 पैसा ना देखिए। और ये यूज कोड है, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, रवि यूपीएससी से अपना देख लीजिए जो आपको फायदा मिलता है। अब पार्ट ऑफ जीएस यहाँ पर आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं, वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। रवि यूपीएससी ज्वाइन कोड यूज़ कीजिए और ये आपको टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर बिल्कुल जुड़े रहिए। अब मैं आपको अनअकैडमी में उपलब्ध हूँ रिगार्डिंग योर डाउट्स। बहुत सारे फ्री सेशंस भी मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो बेटर आप मुझे इस अनअकैडमी के प्रोफाइल पर कर लीजिए। अभी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जैसे एनर्जी में यूपीएससी में क्या क्वेश्चंस आए हैं, स्पेस में यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आए, स्पेस आईसीटी, ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाकर मैंने वहाँ डाल दिया है। मेंस में यूपीएससी के कैसे क्वेश्चंस आए हैं ये सारे बनाकर वहाँ मैंने डिस्कशन कर लिया है। ये मेरा यूज़ कोड है, यूज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए, रिबेट लीजिए और अंत में जाते जाते मुझे 1 घंटा दबा दीजिए, मतलब लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे पीडीएफ को आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी।
आप अपने मित्रों से बता दीजिए कि रवि अग्रवाल इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी राइट नाउ, और अब आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको वाईटी का मतलब होता है यूट्यूब पर, आपको यहाँ अवेलेबल होगा। तो चलिए दोस्त, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, छोटों को प्यार दें और अगले वीडियो तक मेरा इंतज़ार करें।